नमस्ते। आज हम साहित्य की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, 19वीं सदी की एक ऐसी महान कवयित्री जिनकी सबसे बेहतरीन रचनाएं दुनिया से पूरी तरह छिपी रहीं। आज हम उनकी एक ऐसी कविता का विश्लेषण कर रहे हैं जो प्रकृति की इतनी जीवंत तस्वीर पेश करती है कि कोई भी हैरान रह जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साहित्यिक रहस्य को डीकोड करते हैं। स्क्रीन पर आप एमिली डिकिंसन को देख सकते हैं, जो अमेरिकी साहित्य की सबसे शानदार हस्तियों में से एक है। लेकिन इनके बारे में सबसे दिलचस्प बात इनका जीवन है। उन्होंने एक बेहद एकांत और अंतर्मुखी जीवन जिया। मतलब वो अपने घर की चार दीवारी से शायद ही कभी बाहर निकली हों। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, इतनी महान कवयित्री होने के बावजूद अपने जीते जी उन्होंने न के बराबर कविताएं प्रकाशित की। उनका ज्यादातर समय बस एकांत में अपने ख्यालों और अपनी कलम के साथ ही बीता। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1789। जी हाँ, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन कविताओं की चौंका देने वाली गिनती है जो उनके निधन के बाद उनके कमरे से मिली। जरा कल्पना कीजिए, इस एकांत प्रिय महिला ने अपने कमरे में बैठकर 1889 कविताएं लिख डाली और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। आज हम उनके इसी अनमोल खजाने में से एक कविता की गहराई में जाएंगे। डिकिंसन की कविताओं को पढ़ना ना किसी सीक्रेट कोड को डीकोड करने जैसा है। उनका अपना एक अलग ही काव्य कोड था। वो ग्रामर के आम नियमों की परवाह नहीं करती थीं। वाक्यों के बीच में ही शब्दों को कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में लिख देना, या फिर कॉमा और फुल स्टॉप की जगह डैश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ये उनकी पहचान थी। और ये डैश या कैपिटल्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये एक विजुअल कोड की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि पढ़ते समय कहाँ रुकना है और किस बात पर जोर देना है। उनकी यही अनोखी कल्पना और गीतात्मक शैली उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए, अब उनकी कविता की पहली पंक्तियों को देखते हैं। वो लिखती हैं कि पेड़ झालरों की तरह टकराए और झूले। यहाँ इन डैश पर ध्यान दीजिए। ये डैश पढ़ते समय एक खास तरह की लय बनाते हैं, बिल्कुल हवा में झूलते और टकराते पेड़ों की तरह, एकदम एक हिडन स्विंग रिदम। फिर वो उन नन्हे जीवों का जिक्र करती हैं जो सूरज के साथ मिलकर एक धुन बना रहे हैं। ये नन्हे जीव और कोई नहीं बल्कि प्रकृति के वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पक्षी हैं जो गर्मियों की सुबह का एक शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे हैं। कविता के अगले हिस्से को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, साल्ट्री। ये एक बहुत ही पुराना तारों वाला वाद्य यंत्र होता है। अगर आपने कभी डल्सिमर का नाम सुना है तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। डिकिंसन इस वाद्य यंत्र की आवाज का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम की प्राकृतिक ध्वनियों को समझाने के लिए करती हैं। तो आगे कवयित्री कहती हैं कि गर्मियों की आवाजें किसी बहुत दूर बजती हुई सॉल्ट्री जैसी हैं, जो कानों को मोह तो लेती हैं लेकिन कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये संगीत जितना दूर और जितना अदृश्य होता है, उतना ही ज्यादा खूबसूरत और जादुई लगता है। ये असल में उस मायावी सुंदरता की बात हो रही है जिसे आप मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब डिकिंसन अपनी कविता में सूर्य के लिए सर्वनामों यानी प्रोनाउंस का इस्तेमाल करती हैं, तो वो उन्हें कैपिटल लेटर्स में क्यों लिखती हैं? ये सवाल हमें आज के विश्लेषण के अगले और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि वो किस तरह प्रकृति का मानवीकरण करती हैं, यानी उसे इंसानी रूप देती हैं। इस श्लोक में देखिए, सूरज चमकता है, फिर आधा छिप जाता है, मानो उसका चमकना या ना चमकना उसकी अपनी मर्जी हो। यहाँ अंग्रेजी के शब्द हिमसेल्फ को बड़े अक्षरों में लिखा गया है। कवयित्री सूरज को किसी बेजान तारे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर इंसान के रूप में दिखा रही हैं, जिसके पास बादलों की जागीरें हैं। मतलब सूरज एक अमीर जमींदार है जो जब चाहे अपनी बादलों की जागीर के पीछे छिप जाता है। मानवीकरण का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा ये सोचिए कि किन पंक्तियों में छोटे जीवों और जानवरों को इंसानी गुण दिए गए हैं। प्रकृति को सिर्फ बड़े और ताकतवर रूप में ही नहीं, बल्कि आम इंसानों की तरह कैसे दिखाया गया है। आइए इस पर नजर डालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि जानवरों का जिक्र कैसे किया गया है। एक पक्षी एकदम बेपरवाह बैठा है, दूसरे ने गली में गपशप की, और एक सांप किसी रहस्यमयी चांदी के मामले पर मंत्रमुग्ध हो गया। जरा सोचिए, गपशप करना या बेपरवाह होना, ये तो पूरी तरह से इंसानों वाले काम है ना?
डिकिंसन इन छोटे जीवों को ऐसे पेश करती हैं जैसे वो किसी मोहल्ले के लोग हों। जानवरों की ये इंसानी हरकतें उस गर्मियों के दिन में एक गजब की रौनक और सामाजिक छटा बिखेर देती हैं। इस खूबसूरत और जटिल चित्र को देखिए, जहां एक ही पत्ती के भीतर पक्षी, गिलहरी और सांप की पूरी दुनिया बसी हुई है। इससे डिकिंसन की बारीक नज़र का अंदाजा लगाया जा सकता है। भले ही वो जिंदगी भर अपने घर की चारदीवारी में कैद रहीं, लेकिन प्रकृति और इन छोटे जीवों को लेकर उनका ऑब्जर्वेशन कमाल का था। वो एक छोटी सी पत्ती या घास के तिनके में भी पूरी की पूरी दुनिया देख लेती थी। जैसे जैसे हम कविता के अंत की ओर बढ़ते हैं, एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। कोई बाधित झंडों यानी रोके गए झंडों की छवि को कैसे समझेगा? ये इस कविता के सबसे ऊर्जावान और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक दृश्यों में से एक की शुरुआत करता है। इन पंक्तियों की गजब की एनर्जी को महसूस कीजिए। एक फूल अपने बाहरी आवरण को चीर कर खिलता है और तने पर ऊपर उठता है। कवयित्री इसकी तुलना एक ऐसे झंडे से करती हैं जो अब तक बंधा हुआ था और अचानक हवा के एक तेज झोंके से फहरा उठता है। ये फूल के खिलने की बहुत ही आक्रामक, शक्तिशाली और जीवंत तस्वीर है। ये कोई शांत स्थिर दृश्य नहीं है, यह तो जीवन का एक ऐसा विस्फोट है जिसमें मसालों जैसी तेज और तीखी महक है। अब हम आते हैं अंतिम और सबसे अहम श्लोक पर। यहाँ कवयित्री कहती हैं कि प्रकृति का ये नज़ारा इतना भव्य है कि इसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। वो वैन डाइक का जिक्र करती हैं, जो अपने समय के एक बहुत मशहूर चित्रकार थे। डिकिंसन कहती हैं कि अगर कोई वैन डाइक के बनाए गए प्रकृति के सबसे खूबसूरत चित्र को भी देखे ना, तो इस असली जीती जागती गर्मियों के दिन के सामने वो चित्र बिल्कुल तुच्छ या मामूली लगेगा। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ निकलकर आती है वो है ये तुलना। एक तरफ इंसानों की बनाई कला है, जैसे वैन डाइक की पेंटिंग जो स्थिर है, जिसमें ना तो कोई आवाज है और ना ही कोई खुशबू, और दूसरी तरफ है प्रकृति का अपना गर्मी का दिन जो हवा में झूलता है, जिसमें गपशप करते पक्षी हैं, छिपता हुआ सूरज है और अचानक खिलते हुए फूल हैं। डिकिंसन का सीधा सा तर्क ये है कि कोई भी इंसानी कलाकृति, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, प्रकृति की इस जीती जागती बहुसंवेदी उत्कृष्ट कृति का मुकाबला कर ही नहीं सकती। अपनी इस चर्चा के अंत में हम इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर पहुंचते हैं। एमिली डिकिंसन ने अपना पूरा जीवन दुनिया से कटकर एक कमरे में एकांत में बिता दिया। फिर भी उन्होंने दुनिया की ऊर्जा और उसकी गतिशीलता को किसी भी और इंसान से बेहतर तरीके से समझा और लिखा। तो क्या वाकई महान कला के लिए दुनिया भर में घूमने और हलचल में रहने की जरूरत है, या फिर एक शांत कमरे की खिड़की से प्रकृति को बारीकी से देखना ही काफी है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।